नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के समय में हम अगर बात करें तो सभी चीज़ों का भाव बढ़ते क्रम में ही रहता है। चाहे आप सुई से लगाकर कोई सी भी बड़ी चीज़ ले लीजिए, सभी का भाव बढ़ते क्रम में ही रहता है। चाहे वह कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण हो, दवाइयाँ हो या कोई भी ऐसी कंपनी की कोई भी चीज़ें हो, सभी का दाम बढ़ता हुआ ही रहता है। सिर्फ घाटे में या घटते क्रम में किसी चीज़ की कीमत है तो वह है किसान भाइयों की उपज का भाव। चाहे आप कोई सी भी फसल ले लीजिए, सभी फसलों का दाम घटते क्रम में अभी आता जा रहा है। और जो सरकार ने वादा किया था 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का, वह झूठा साबित होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब फसलों के भाव ही नहीं मिलेंगे तो आय कहां से डबल होगी। और जब खेती में उपयोग होने वाले उपकरण और दवाइयां महंगी होगी तो लागत डबल जरूर हो जाएगी। तो सरकार ने आय दोगुनी करने का वादा किया था, पर आय तो दोगुनी नहीं हुई, आधी हो गई। और उसकी बजाय जो खर्चा या लागत लगता है वह डबल जरूर हो गई है। क्योंकि आज से 2 साल पहले की बात करें तो सोयाबीन के भाव 10,000 को टच कर गए थे, पर अभी 5,000 5,500 ही पर ही रुके हुए हैं। और जो खर्चे की बात अगर हम करते हैं तो प्रति बीघा की जो लागत आती थी वह जरूर डबल हो गई है। उसमें खाद, बीज, दवाइयाँ, कृषि उपकरण सभी महंगे होने की वजह से लागत जरूर डबल हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को किसानों की ओर ध्यान देना पड़ेगा और ऐसी योजनाएं और ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिसके कारण कि किसानों की जो उपज वह पैदा करते हैं उसका उन्हें सही मूल्य मिल सके और उनकी जो लागत लग रही है उसके ही अनुपात में उन्हें मुनाफा मिल सके। तो उसके लिए जो है सोयाबीन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने देश को तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, जिससे कि सोयाबीन सहित जो भी तिलहन की फसलें हैं जैसे कि राइडा हो गया, अलसी हो गई और भी कई सारी तिलहनी फसलें हैं, उनमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में विचार आज इस वीडियो में देने वाले हैं। कि सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि सोयाबीन का भाव एक स्थिर स्थिति यानी कि 8-9 हजार तक बना रहे। तो वो कौन कौन से कदम है उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ आगे चलकर सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं या उसमें कितनी तेजी आ सकती है, क्यों आ सकती है, उसकी भी बात करेंगे कि आगे चलकर जनवरी फरवरी में क्या भाव रह सकते हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो उसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाए। और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर भेजें जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो और उनको अच्छा लाभ हो सके। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और सभी फसलों की जानकारी के साथ साथ किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन का और तिलहनी फसलों का भाव नहीं बढ़ रहा है उसमें हम सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर भी दबाव रहता है और दबाव वह बनाती है पब्लिक। हमारे देश की जो आम जनता है, जो शहरों में निवास करती है, जो अपनी रईसियत के लिए 300-400 रुपए का पिज्जा एक खड़े खड़े खा जाते हैं, उनको ज़्यादा फिक्र रहती है महंगाई की, उनको ज़्यादा फिक्र रहती है अपना किचन का बजट बिगड़ने की, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। क्योंकि तेल की अगर महंगाई बढ़ती है या तेल मान लीजिए कि 25 रुपए लीटर से बढ़ भी जाता है तो वह हाहाकार मचा देते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि एक इंसान कितना तेल खा जाता होगा आपके हिसाब से अगर उसका कैलकुलेशन लगाएं तो अगर एक इंसान 50 ml तेल रोज भी कंज्यूम करे या जो खाने में उसका उपयोग करे तो 50 ml से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ये फुल लिमिट हो सकती है, 50 ml भी नहीं लगता होगा। पर अगर हम 50 ml का गुणा 365 यानी कि एक साल भर के दिनों में करें तो वह 18 लीटर के आसपास ही होता है। यानी कि एक इंसान पूरे साल भर में 15 से 18 लीटर जो है तेल का कंज्यूमशन कर सकता है। अगर उस पर 25 रुपए लीटर बढ़ भी जाए तो कितना फर्क पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई ऐसा विशेष बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान 20 लीटर तेल भी अगर कंज्यूम पूरे साल भर में करता है और उसकी कीमत अगर 25 रुपए बढ़ा दी जाए तो 500 रुपए ही उसको एक्स्ट्रा लगेंगे और 500 रुपए में किसी की रसोई का बजट पूरे साल भर के लिए नहीं बिगड़ सकता है। क्योंकि वह जो महंगाई का रोना रो रहे हैं
हैं वह 500 रुपए तो 1 सेकेंड में खड़े खड़े ही खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को सिर्फ 15 से 18 लीटर तेल खाने वाले की पूरे साल भर में फिक्र नहीं करनी चाहिए और उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। जबकि जो किसान हजारों टन अपनी मेहनत खून पसीना एक करके लाखों रुपए की लागत करके जो उत्पादन पैदा करता है उसकी फिक्र करनी चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि सुई से लगाकर एरोप्लेन तक कोई भी उत्पादक अपनी चीज की कीमत फिक्स खुद ही करता है, जबकि किसान को 1 रुपए भी फिक्स करने की उसकी जो है सरकार ने अधिकार नहीं दे रखा है। और वह घाटे में जाए तो भी किसी को परवाह नहीं है और वह खर्चा भी नहीं निकाल पाए तो भी किसी को फिक्र नहीं है। तो सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए कि जो दोगले लोग हैं या जो महंगाई का रोना रोते हैं, जिसमें कुछ भी दम नहीं होता है फिर भी महंगाई का रोना रोते हैं, उस बात पर विचार करना चाहिए और फिर डिसीजन किसानों के हित में लेना चाहिए। सबसे पहला कार्य यह करना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई का रोना रोने वाले जो तेल खाते हैं उतना ही महंगा या उतना ही कीमत वाला तेल किसान भी खाता है। तो इसलिए इसको विचार में रखना चाहिए और किसी भी तरह के दबाव में आकर सरकार को तिलहन फसलों की उपज के ऊपर जो शुल्क लगता है वह लगाकर या स्टॉक लिमिट लगाकर कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह पहला काम करना है। अब दूसरा काम सरकार कौन सा कर सकती है जिससे कि किसानों का भला हो सके, तो दूसरा काम है सोया डीओसी या जो भी तिलहन उत्पाद भारत से बाहर जा रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन पर लगने वाले शुल्क को बिल्कुल शून्य कर देना चाहिए और उनके ऊपर सब्सिडी, इसे हम व्यापारिक भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं, वह व्यापारी या एक्सपोर्टर को उपलब्ध करवाना चाहिए और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे कि निर्यात में कोई भी बाधा उपलब्ध नहीं हो। कागजी कार्रवाई को सरल और आसान कर देना चाहिए जिससे कि व्यापारी या एक्सपोर्टर को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और उसको जो है एक फिक्स इंसेंटिव या सब्सिडी देनी चाहिए जिससे कि वह प्रोत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन या तिलहनी फसलों का या तिलहनी प्रोडक्ट का निर्यात करेगा और उस निर्यात की वजह से देश की जो आर्थिक स्थिति वह भी सुधार होगा और जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वह भी सुधार में आएगी। तो सरकार को यह कार्य करना चाहिए जिससे कि किसानों का भला हो सके, जिसमें कि वह जो है एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको इंसेंटिव दे दे, सब्सिडी दे दे, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए, कागजी कार्रवाई में कम से कम समय लगे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाए और ट्रांसपोर्ट की सुविधा को भी बेहतर बनाने की कोशिश करे। यह दूसरा काम सरकार को करना चाहिए। अब अगर हम तीसरे कार्य की बात करें तो तीसरा कार्य है आयात शुल्क लगाना, क्योंकि हमारे देश में इतना तिलहन उत्पादन हो रहा है उसके बावजूद भी कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो कि इन हमारे खाद्य तेलों में मिलाने के लिए क्रूड ऑयल, पाम ऑयल और कई तरह के जो सस्ते तेल आते हैं उनका आयात करते हैं, जबकि वह जरूरी नहीं है क्योंकि आज हमारा देश तेल या तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है और कुछ कमी अगर लग भी रही है तो सरकार सब्सिडी देकर आत्मनिर्भर बना भी सकती है। पर ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि सस्ता पाम ऑयल, क्रूड ऑयल सारा हमारे देश में आकर पटक देते हैं और वह जो है सभी चीज़ों में मिलावट होकर हमारे घर तक आ रहा है जिससे कि कैंसर और कई जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं और कुछ ही पैसों के लालच में यह सब धंधा हो रहा है। तो इसलिए उस पर या तो बैन लगाना चाहिए या फिर इतना टैक्स लगा दो कि आयात कर ही ना पाए। उन सभी चीजों पर जो है सरकार को टैक्स लगा देना चाहिए, जिसकी मात्रा बढ़ाकर या टैक्स जो भी लगता है उसकी मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। यह तीसरा कार्य सरकार को करना चाहिए। अब चौथे कार्य की अगर हम बात करें तो चौथा कार्य है जैसे कि हम अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे बड़े बड़े सोयाबीन और तिलहन के उत्पादक राज्य हैं जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में तिलहनी फसलें होती हैं, पर वहां की सरकार क्या करती है, अगर किसानों को घाटा हो रहा है तो वहां की सरकार सब्सिडी के रूप में किसानों को सहायता दे देती है और उस सहायता की मदद से किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना लेता है और फिर से वही तिलहन लगा देता है जिससे कि उसको घाटे का सौदा नहीं होता है। जबकि हमारे भारत में अगर हमने सोयाबीन लगाई, कम उत्पादन हुआ, भाव कम मिला तो किसान भाई घाटे में चले जाते हैं और अगले साल उस फसल को न लगाकर दूसरी फसल को लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आत्मनिर्भर तिलहन के मामले में नहीं बन पा रहा है और यहाँ पर कमी हमें महसूस होती है और फिर हमें आयात करना पड़ता है। जबकि अगर सरकार किसानों को हो रहे घाटे को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी अगर उपलब्ध करवा दे जैसा कि दूसरे देशों में हम करते हैं, वही मॉडल हमारे यहाँ पर लाकर जो है स्ट्रक्चर तैयार करके उसकी सही से
क्रियान्वयन कर दे तो हमारा देश का किसान या अन्नदाता है वह भी तिलहन का उत्पादन अच्छा और लगातार करता रहेगा, जिसके कारण कि हमारा देश भी तिलहन में आत्मनिर्भर बनेगा और हमें दूसरी जगह से जो नकली तेल आता है वह खरीदने की नौबत भी नहीं आएगी। किसान को जो है फिक्स रहेगा कि इतना भाव या इतनी सब्सिडी हमें मिलेगी, तो वह भी निश्चित होकर खेती करेगा, उसमें अच्छी लागत लगाएगा, उसमें अच्छा जो है प्रोडक्ट लाकर उपयोग करेगा और उत्पादन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम पांचवें कारण की या पांचवा काम सरकार को कौन सा करना चाहिए उसकी अगर बात करें तो किसान साथियों, हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आपने देखी होगी कि सोयाबीन का भाव अगर 10,000 हो गया और तेल का भाव 150 रुपए हो गया, मान लीजिए, जो कि पिछले दिनों में हमने देखा भी है। अब सोयाबीन का भाव घटकर 5,000 रह जाता है, जबकि तेल की कीमत आधी नहीं होती है। तेल 150 रुपए बिक रहा था 10,000 सोयाबीन की कीमत होने पर, और सोयाबीन 5,000 होती है तो तेल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर हो जानी थी, पर वह नहीं होती है, वह 100 रुपए 120 रुपए अब भी बिक रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना था। अगर सोयाबीन के रेट गिरे तो जो लागत कम हुई प्रोडक्शन की तेल की, तो उसकी जो लागत के अनुसार उसको 75 से 80 रुपए में ही तेल हमें उपलब्ध होना था, पर वह नहीं हुआ। वह किसानों के ऊपर मार पड़ी, उस व्यापारी के ऊपर या उस उद्योगपति के ऊपर मार नहीं पड़ेगी। सिर्फ तेल में ही नहीं हो रहा है, तेल से बनी अन्य चीजें जैसे कि सेव मान लीजिए या कोई भी नमकीन प्रोडक्ट मान लीजिए या कोई भी तेल से बनने वाली चीजें हैं, उनको अगर मान लीजिए जैसे कि कपास या खली मान लीजिए, तो उसमें वो भाव कम नहीं होगा। जैसे कि सेव की कीमत अगर 10,000 जो होती है, सोयाबीन की कीमत, जब सेव की कीमत 200 रुपए प्रति किलो हो जाती है, तो सोयाबीन का जो भाव कम हुआ तो उसके कारण जो प्रोडक्शन सेव का हुआ उसमें जो लागत है वह भी कम होनी चाहिए या कम होनी थी, पर वह कम नहीं हुई, वही फिक्स रही। तो उसके कारण भी जनता को महंगाई ज्यादा लगती है और महंगाई के कारण फिर सरकार ऐसे कदम उठाती है और सरकार के कदम उठाने के कारण किसान फिर से पिस जाता है या मर जाता है। किसान के ऊपर ही सारा भार गिरता है और सरकार जो है किसानों की चीजें या किसानों के उत्पादों के भाव घटा देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को लगातार जो है निगरानी करनी चाहिए कि अगर सोयाबीन का भाव बढ़ेगा तो सोयाबीन से बने उत्पादों का भी भाव बढ़ेगा, और सोयाबीन का भाव जितनी क्वांटिटी या जितने अनुपात में गिरता है उतना ही अनुपात में तेल का भाव भी गिरना चाहिए, जिससे कि जो हाहाकार या महंगाई का रोना रोते हैं उनके आंसू थोड़े रुक सके। किसान साथियों, ये तो बात हो गई कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारा देश तिलहन में आत्मनिर्भर बन सके और किसानों की रुचि तिलहन में बनी रहे और वह उस फसल को लगातार लगाता रहे। ये बात हो गई। अब आगे आने वाले दिनों में क्या भाव रह सकते हैं तो उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट हमने बनाकर डाल रखी है, जिसमें कि सभी चीजों का विवरण हमने बनाया है कि आगे आने वाले दिसंबर माह में सोयाबीन के भाव कहां तक जा सकते हैं, कितनी तेजी आ सकती है, क्यों आ सकती है, वह सभी कारण बताए हैं। बाकी आने वाले जो अगला साल है 2023 जनवरी फरवरी में सोयाबीन का क्या भाव रह सकता है उसकी अभी से अगर गणना करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जनवरी फरवरी में अर्जेंटीना और अमेरिका और ब्राजील की जो क्रॉप आएगी उसके हिसाब से उसकी गणना करना सही रहेगा। जो कि हमारे पास आंकड़े जैसे ही आएंगे हम उसकी उत्पादन अगर कम होता है, ज्यादा होता है, कैसा होता है, कितनी फसल आएगी, उसका अनुमान लगाकर तेजी मद्दी की रिपोर्ट तैयार कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप वह जो पुरानी हमने एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले डाली थी वह जरूर देखें, जिसमें कि दिसंबर माह में कितना भाव रह सकता है, कितनी तेजी आ सकती है, क्या संभावना है, क्यों नहीं बढ़ रहा है भाव, बढ़ेगा तो कौन से कारण है, वह सभी जानकारी डाल रखी है, आप जाकर जरूर देखें। और आपके क्या विचार हैं इस जानकारी जो हमने दी है उसके बारे में आप वह कमेंट जरूर करें, और आपके और भी कोई सवाल या सुझाव हो इसके बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और आपने अगर जानकारी को पूरा देखा हो तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। बाकी चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और भी कई सारी जानकारी डाल रखी हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमूल्य समय देकर जानकारी को आपने पूरा देखा उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।